नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। यह आधुनिक भारत के इतिहास का 7वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों पर आधारित है। साथ ही साथ जिसे आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे व्यपगत के सिद्धांत की बात किया जाए जिसको हम लोग डॉकिंस ऑफ लैब के नाम से जानते हैं। इस नीति के तहत जो है संबंधित व्यक्ति है वह है लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं इसके बारे में कि इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया और सबसे पहले जो है कि सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि व्यपगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय कब किया गया था? तो सतारा का विलय किया गया था साल 1848 में। और उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने इस नीति को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो इस फैक्ट से को भी आपको पूछा जा सकता है कि किसने शुरू किया और किसने समाप्त किया। तो शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने और समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अब यहाँ पे आगे की बात करें तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य का विलय जो है कुशासन के आधार पर किया गया था? तो साल 1856 में अवध का अवध का विलय जो है वह कुशासन के आधार पर किया जाता है। आगे चल के डलहौजी ने साल 1852 में इनाम कमीशन की भी नियुक्ति करी थी और 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा का वुड डिस्पैच भी लाया गया था। तो यहाँ पे कई सारे फैक्ट डलहौजी से आते हैं, जैसा कि सबसे पहले व्यपगत सिद्धांत के बारे में इसे जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था। साथ ही साथ मैंने बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने साल 1852 में इनाम कमीशन की नियुक्ति करी थी, इनाम कमीशन की। और डलहौजी के शासनकाल में साल 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला वुड डिस्पैच को लाया गया था। डिस्पैच को लाया गया था। तो यहाँ से ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से था? तो शिक्षा से था। इसको किसके शासनकाल में लाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में। और जैसा कि मैंने कैनिंग के बारे में बताया कि व्यपगत सिद्धांत को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फैक्ट से जानते हैं कि साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा होता है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव कर रहा होता है सेना का नेतृत्व। और इस तरह से जैसे यह बंगाल के क्षेत्र को जीतता है तो यह बंगाल का गवर्नर बन जाता है। बंगाल का गवर्नर बन जाता है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है साल 1773 में और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद का सृजन किया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस दौरान बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है और वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। अब यहाँ पे साल 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट लाया गया था उस एक्ट के तहत भारत मतलब कि बंगाल से गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। तो यहाँ पे सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ यहाँ पे आगे जानेंगे कि आपने बताया कि साल 1858 में एक अधिनियम लाया गया था और इस अधिनियम से के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नए पद का सृजन किया जाता है, वो होता है भारत का वायसराय। ठीक है, तो इस दौरान ठीक है पहला मतलब कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
और भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद इस अधिनियम को लाया गया था। तो बंगाल का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बन जाता है। उसके बाद आपने बताया कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारत से वायसराय पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है और पुनः भारत में भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है। तो इस तरह से भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनता है और इसका कार्यकाल जब समाप्त होता है तो साल 1948 में स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। तो हालांकि जो दिया गया प्रश्न है उसके अनुसार सही आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बंबई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था और इसी के शासनकाल में जो है कि एक अधिनियम लाया जाता है 1857 का अधिनियम और इस 1857 के अधिनियम के तहत भारत में 3 जगहों पर, ठीक है, भारत में 3 जगहों पर जो है वह विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और यह 3 जगह कौन कौन से थे? तो बॉम्बे था जो कि वर्तमान समय का मुंबई है, दूसरा था मद्रास और तीसरा था कोलकाता। तो बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है कि इनमें से स्थापित प्रथम कॉलेज जो है वह बॉम्बे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 के अधिनियम के तहत हुई थी और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अधिनियम लाया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं। तो BHU की अगर बात करें तो 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट को पारित किया गया और उसके बाद साल 1916 में जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साल 1877 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका पुराना नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। और यहाँ पर अगर हम सागर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय के बारे में नाम आता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भारत का जो है पहला जो है कि भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय था, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था? हरि सिंह गौर, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो था भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय था जिसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ कुछ अन्य फैक्ट को अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन, ठीक है, साल 1948 में किया गया था और इसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1917 में की गई थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सभी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर साल 1885 में। उसके बाद यहाँ पर हम हर एक वायसराय के कार्यकाल को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो रहता है वह 1910 से 1916 तक रहता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहता है। और लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक इसका कार्यकाल रहता है।
तो इस दौरान आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ था। तो सही आंसर होता है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे होता है कि कांग्रेस शब्द का विचार कहाँ से लिया गया था, तो कांग्रेस शब्द का विचार जो है वह अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस का अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थल, और कांग्रेस पार्टी के नामकरण में कांग्रेस शब्द जो है किसके द्वारा सुझावित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जैसा कि आपने पता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, या 1833 का, या 1853 का, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या कर देता है, समाप्त कर दिया जाता है, और भारत के गवर्नर जनरल यानी कि इंडिया के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है। और इस दौरान इस तरह से भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह वही व्यक्ति है जिसने राजा राम मोहन राय की सहयोग किया था सती प्रथा को समाप्त करने में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ जो अदर एक्ट है इनके फैक्ट के बारे में जाने, तो 1800 चार्टर्ड एक्ट इसलिए काफी प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि इस एक्ट में यह घोषणा किया गया था कि उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर्ड एक्ट से। और जैसे 1853 का चार्टर्ड एक्ट की खास बात यह थी कि यह अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं आया। और जैसा कि आपने बताया कि 1858 वाले अधिनियम के तहत भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और सीधे वायसराय का शासन हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में, और किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं। लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड लीटन ने, या विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल ने इनके कार्यकाल को जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वह साल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। विलियम बेंटिक के अगर कार्यकाल की बात करें तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1833 से लेकर 1835 तक रहता है। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल रहता है 1876 से लेकर 1880 तक रहता है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहता है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो यहाँ पे होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त करने में सहयोग दिया, उन्होंने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार भी किए थे। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब यहाँ पे होता है कि किसकी सहायता से, तो साल 1830 में, ठीक है, साल 1830 में, ठीक है, कर्नल स्लीम की इन्होंने सहायता करी थी, स्लीमन की, ठीक है, 1830 में कर्नल स्लीमन की यहाँ पे इन्होंने सहायता करी थी ठगी को समाप्त करने में। और इन्होंने साल 1829 में, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कार्यकाल के को लेकर अगर डाउट हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या बने थे, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इनका कार्यकाल इससे पहले भी होता है आपका 1828 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1829 में इन्होंने क्या करा था, राजा राम मोहन राय के सहयोग किया था सती प्रथा को समाप्त करने में। और इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजों की शिक्षा की जो माध्यम थी उसको अंग्रेजी बनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश करा था कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है उसे अंग्रेजी किया जाए, तो इन्हीं का शासनकाल था। और यहाँ पे लीटन के बारे में अगर बात करें तो लीटन जो होता है वह वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, जिसको कि साल 1878 में लाया गया था।
और लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको हम लोग राज्य हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? लाला हरदयाल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने, या एनी बेसेंट ने? तो जैसा कि आपने पता है कि जो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है, इसको शुरू करने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि यह समाचार पत्र जब महात्मा गांधी इनको जब दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया, ट्रेन से निकाला गया, उस दौरान ठीक है इन्होंने क्या किया था, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। और इस पत्रिका का प्रथम संपादक जो था वह मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, जो प्रथम संपादन थे उनका नाम क्या था, मनसुख लाल नजर। 1903 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। और ठीक है, तो इस पत्रिका की शुरुआत कब की गई थी, 1903 में। कब, तो जब इनको दक्षिण अफ्रीका से ट्रेन से फेंका गया, तो उसके बाद इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका शुरू करी थी, और कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में भी। अब यहाँ पे बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो इन द आउट कोट एनी बेसेंट की रचना है, कई बार पूछा जाता है इन द आउट कोट किसकी रचना है, तो एनी बेसेंट की। और सुभाष चंद्र बोस भी, उनके बारे में आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो प्रमुख अपूर्ण आत्मकथा आती है उसका नाम है एन इंडियन पिलिग्रिम्स। ठीक है, एन इंडियन पिलिग्रिम्स जो है यह सुभाष चंद्र बोस की अपूर्ण आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार, जिसको हिंदी में सच बताने वाला, का संबंध किस धर्म में सुधारों से है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, या पारसी? तो राष्ट्रगुप्तार जो है यह पारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी, कि जो है इसका संबंध जो है वह पारसी धर्म में सुधारों से है। तो सही आंसर होता है अब यहाँ पर डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका संपादन किसने किया था। तो यह समाचार पत्र ठीक है जो है कि इसका संपादन जो है वह दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें इनका जो सहयोग दिया था उनका नाम था खरदेसी, खरदेसी कामा। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का इन्होंने इसमें सहयोग दिया था, और इन दोनों के सहयोग से राष्ट्रगुप्तार यानी कि सच बताने वाले पत्रिका का संपादन किया गया, और यह पारसी धर्म से। अब यहाँ पे जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही धन के बहिर्गमन सिद्धांत यानी कि धन की निकासी सिद्धांत को दिया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर की जो गिरावट हुई थी उस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी है, तो दादा भाई नौरोजी ही हैं। यह साल 1886 में, साल 1893 में, और साल 1906 में, कुल 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो हैं खान अब्दुल गफ्फार, सॉरी, सबसे अधिक समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रहे हैं उनका नाम क्या आता है, तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो हैं सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अध्यक्षता करने वाले जो हैं वह दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति जो हैं अबुल कलाम आजाद ही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? पुलिस सुधार, तो बिल्कुल पुलिस सुधार जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सेना व न्यायिक सुधार भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लेकिन सती प्रथा पर रोक साल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तो यहाँ पे जो बेंटिक है क्या है, भारत का जो गवर्नर जनरल है, तो यहाँ पे इसमें सती प्रथा के रोक में लॉर्ड कर्जन का कोई योगदान नहीं रहता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इसने पुलिस सुधार किया, बंगाल का विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ, सेना और न्यायिक सुधार भी इसने किया था। साथ ही साथ इसने जो है कि भारत की पहली बार ऐतिहासिक इमारतों धरोहरों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था।
अकाल आयोग का भी गठन इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकाल आयोग का गठन इसी के द्वारा किया गया था। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसके द्वारा पारित किया गया था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो अब यहाँ पर हम जान लेते हैं इन सभी के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन, जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल साल 1899 से साल 1905 तक रहता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो रहता है साल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। एल्गिल प्रथम की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल साल 1862 से लेकर साल 1863 तक रहता है। और एल्गिन द्वितीय की बात करें तो इसका कार्यकाल साल 1894 से लेकर 1899 तक रहता है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी को आप लोगों ने जाना कि अव्यवगत यानी कि राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। एल्गिल जो द्वितीय है, ठीक है, एल्गिल द्वितीय जो है इसने इसका एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। तो एल्गिल द्वितीय का स्टेटमेंट आता है कि हमने भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा हम करेंगे। रक्षा का मतलब कि इसको उसी तरह से कंट्रोल करेंगे। तो यह एल्गिल द्वितीय का स्टेटमेंट आता है। बहाबी आंदोलन जो है कि एल्गिल प्रथम के शासनकाल में हुआ था, तो यह भी पूछा जाता है कि बहाबी आंदोलन जो है, बहाबी आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो एल्गिल प्रथम के शासनकाल में। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और यह समझौता कहाँ पर हुआ था, तो 19 जुलाई साल 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था। एक प्रांत था पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वह क्या थी, ढाका थी। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि इसका घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई साल 1905 को, 1905 को, और कहां पर, शिमला से इसकी घोषणा की जाती है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या प्रेस के क्षेत्र में या बंगाल के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि वुड डिस्पैच जो है वह लाया गया था, ठीक है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच, और इसका संबंध किस तरह था, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर शामिल हुआ। अब यहाँ पे होता है कि चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसमें वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह एक व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा प्रस्तावना था, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा एवं उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो था वह अंग्रेजी बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। वुड डिस्पैच ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। तो ये सारी चीजें कहा गया था वुड डिस्पैच में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको लाया कब गया था, 1854 में, और तत्कालीन समय में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। तो सही आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को आरंभ किया था। तो अब यहाँ पे एक एक को सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि साल 1820 में थॉमस मुनरो, ठीक है, यहाँ पे थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, साल 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है साल 1825 में जो है एलिंगफिस्टन एलिंगफिस्टन के द्वारा लागू किया गया था बॉम्बे में। और 1820 में कहाँ पे लागू किया गया था, मद्रास में, ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ कहाँ पे लागू था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा, 1825 में एलिंगस्टन के द्वारा बॉम्बे में, और असम के कुछ प्रांतों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग 51% भूमि जो थी वह कवर किया गया था। अब यहाँ पे होता है कि इजेदारी व्यवस्था, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में आपने जाना होगा कि साल 1772 में, साल 1772 में जो है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है वह इजेदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था।
और आगे की अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, यह जो जाना जाता है वह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसने बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने करा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो होता है आगे की अगर बात करें तो अगर आपसे पूछे कि माहलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो माहलवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है वह हार्ट मैकेंजी को कहा जाता है, ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था का जनक हार्ट मैकेंजी को कहा जाता है। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, इन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, तो यह बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का किया था, यह भी सही है। मोतीलाल घोष ने अमृत बजाज पत्रिका का किया था, यह भी सही है। एनी बेसेंट के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किया गया था, तो यह गलत है, क्योंकि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो संपादन था वह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सही मैच नहीं है आपका डी वाला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है, तो पहले इक्वेशन मैंने बताया था कि साल 1848 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प की नीति शुरू की गई थी। इसका शासनकाल साल 1856 तक रहता है। सबसे पहले इसने सतारा का विलय किया था, ठीक है, 1848 में, और 1856 में जो है अवध का जो विलय किया था वह कुशासन के आधार पर किया था। और लॉर्ड कैनिंग जो था इसने डक्विंस ऑफ लेफ्ट यानी कि व्यक्तिगत के सिद्धांत को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो सही आंसर होता है यहाँ पर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, लॉर्ड रिपन या डफरिन या सर एंड्रयू फेजर या सर मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर पुलिस कमीशन की अध्यक्षता 1902 में, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1899 से लेके 1905 तक भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड कर्जन था, और इसी के शासनकाल में पुलिस कमीशन का गठन किया गया। और उसने जो अध्यक्ष है वह किसे बनाया था, तो इसने अध्यक्ष जो है वह बनाया था सर एंड्रयूज फेजर को, ठीक है, एंड्रयूज फेजर को इसने अध्यक्ष बनाया था। तो सही आंसर होता है सी। तो दोस्तों ये थे आपका 7वां सेशन जिसमें हम 15 क्वेश्चनों को लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।